25 करोड़ पाकिस्तानी खुश हैं, जश्न में हैं, निहाल हैं। पाकिस्तान को वो खुशी मिली है पिछले 4 रोजा भारत की जंग में जो उसने पिछले 40 साल में हासिल नहीं की। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक साथ जुड़ी नजर आ रही हैं। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश कर रही हैं। एक पूरी कौम उस अंदाज से मुत्तहिद हुई है जिसकी हम तमन्ना ही कर सकते थे, जिसकी हम दुआएं ही कर रहे थे, और यकीनन वो मंजर हमने देखा है। भारत के 5 जहाज गिरा दिए, पूरी दुनिया गवाही दे रही है कि पाकिस्तान ने इस जंग में भारत को शिकस्त दे दी। चाइना ने तो पूरी दुनिया को हिला दिया जब J-10 एयरक्राफ्ट और PL-15 मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन ने इंडिया की एयरफोर्स के छक्के छुड़ा दिए। पूरी दुनिया जो है इस वक्त कश्मीर की बात कर रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मसले को ओन कर लिया है। बार बार वो कह रहे हैं कि ये हल तलब मसला है, इसे हल होना है। उन्होंने कमिट किया है कि वो अब कश्मीर के मसले को हल कराएंगे। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हो, फिर पाकिस्तान की दुनिया को ये पेशकश, कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब हो जाए, पाकिस्तान उसके सामने खड़े होने को तैयार है। इस मामले में भारत को एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन एनालिस्ट, इंडिया का मीडिया झल्ला रहा है, गुस्से में है कि क्यों सीज फायर माना गया, क्यों ट्रंप को माना गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले में थ्रू आउट पाकिस्तान और इंडिया को बराबर तस्लीम किया है। दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों पे हमारा बड़ा एतमाद है, कोई प्रेफरेंस इसमें इंडिया को नहीं दी। यहाँ समा है, जश्न का समा है पूरे पाकिस्तान में। वो समा है जो कि हमने अपनी हालत तारीख में नहीं देखा। 25 करोड़ पाकिस्तानी खुश हैं, जश्न में हैं, निहाल हैं। पाकिस्तान को वो खुशी मिली है पिछले 4 रोजा भारत की जंग में जो उसने पिछले 40 साल में हासिल नहीं की। पाकिस्तान को वो माहौल मिला है जो उसको अपनी तारीख में शायद ही कभी मिला हो। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को 10 लाख फौजी बड़ी कुव्वत को हरा दिया, डिफीट किया, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम इस दौरान मुत्तहिद होकर उसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके नतीजे में आज पूरा पाकिस्तान निहाल है, खुशी है, जश्न है। और उसकी सबसे बड़ी अक्कासी पाकिस्तान की मईशत दे रही है, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज दे रही है। जैसे ही आज सुबह का आगाज हुआ, स्टॉक एक्सचेंज का आगाज हुआ, मार्केट पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 10,000 तकरीबन 9,900 पॉइंट की बुलंदी से खुली, तकरीबन 9 परसेंटेज पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी थी। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। पूरा पाकिस्तान की जो इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन ग्लोरी का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को एक आलमी नई प्रेस्टीज मिल गई है। इसीलिए इसका आज आपने मंजर देखा और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तकरीबन 10,000 पॉइंट की बुलंदी पर खुला। न सिर्फ ये, पूरी कौम मुत्तहिद नजर आ रही है, पूरी कौम खुश नजर आ रही है, पूरी कौम जुड़ी हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें भी एक साथ जुड़ गई हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक साथ जुड़ी नजर आ रही हैं। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश कर रही हैं। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त सराह रही हैं। इस ईवान में सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद है पाकिस्तान के दिफा के लिए। पाकिस्तान हमारा भी है, हमारी ऑब्लिगेशन है जनाब स्पीकर कि यकजहती हो, पॉलिटिकल इश्यूज का, मसाइल का
एक सियासी हल भी ढूंढा जाए। हमने अपनी जो कंसर्न थी, इश्यूज थी, इसको पुश डाल के कौमी यकजहती के लिए हम 2 कदम आगे बढ़े। जब इंडिया ने हमला किया तो हमने अपना गुस्सा, अपना एहतजाज मुअख्खर किया और प्राइम मिनिस्टर को खुल के एक कौमी एजेंडे पे बात करने का मौका दिया। हमने कोई ऐसा मौका नहीं होने दिया कि कोई ये कहे कि पाकिस्तानी कौम तकसीम है। बस नहीं चल रहा, कोई फूल फेंक रहा है, कोई हार पहना रहा है। पूरी कौम उस अंदाज से मुत्तहिद हुई है जिसकी हम तमन्ना ही कर सकते थे, जिसकी हम दुआएं ही कर रहे थे। और यकीनन वो मंजर हमने देखा है, आज देख रहे हैं, और उसकी पूरी वजह आपके सामने है। पिछले 15 दिन में भारत को जैसे पाकिस्तान ने ललकारा, जो हमले हुए उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया, और खास तौर पर पिछले 4 रोजा जंग में पूरी दुनिया इस बात की तबाही दे रही है कि ये कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की। भारत के कीमती तरीन मोस्ट टेक्नोलॉजी इक्विप्ड जहाज़ों को गिराया, 5 जहाज गिरा दिए, और इस तरीके से इस जंग में इनडिस्प्यूटेड पूरी दुनिया गवाही दे रही है कि पाकिस्तान ने इस जंग में भारत को शिकस्त दे दी। और यकीनन ये इसकी गवाही पूरी दुनिया से हमारे सामने आ रही है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जो कामयाबी हासिल हो गई है वो ये कि कश्मीर का मसला, जो ऐसा लग रहा था कि पिछले 3-4 साल के दौरान जब से भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, मकबूजा कश्मीर की, उसके बाद ऐसा लगता था कि ये शायद मामला खुदा न खास्ता ख़त्म हो गया है, ये अब हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया है। वो पूरा मंजर बदल गया है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त कश्मीर की बात कर रही है। पहलगाम हमला जो किसी भी अंदाज से, किसी भी सूरत से जाहिर है कि एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अलमनाक वाक़या था, लेकिन इसने कश्मीर को पूरी दुनिया में एक बार फिर उजागर कर दिया है। कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में इस वक्त जो है, कभी भी पाकिस्तान के हालिया तारीख में हमने नहीं देखा कि पूरी दुनिया इस पे इतनी ज्यादा मुस्तरब हो। और वो पूरी दुनिया अब ये बात कह रही है कि अब हमें हर सूरत में कश्मीर के मसले का हल ढूंढना है, एक मुज़ाकराती हल हासिल करना है कश्मीर के मसले का। और इसके लिए पूरी दुनिया, और उसमें भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मसले को ओन कर लिया है। बार बार वो कह रहे हैं कि ये हल तलब मसला है, इसे हल होना है, दोनों मुल्कों को हल करना है, और उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है। ओनरशिप जो है कश्मीर के मसले की अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल कर ली है। इससे ज्यादा खुशी की बात, इस सारी खुशियों के मंजर में, जिसकी कि मैं अभी आपके सामने मंजर कशी कर रहा हूँ, ये कश्मीर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिल गई है। ये ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन गया है, और ओनरशिप इसकी यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ले ली है, और अपने आप को उन्होंने कमिट किया है कि वो अब कश्मीर के मसले को हल कराएंगे। There's tremendous problems between those two countries, as you know, and I will do the best I can to mediate or do something. Great relationship with both of them, but they are not exactly friends at this moment. Complicated situation. और कमाल मंजर हमने देखा, जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे आलमी, कि किस तरीके से पाकिस्तान ने टेक्टिकल सुपीरियरिटी भी हासिल की, यानी कि कन्वेंशनल जंग की भी सुपीरियरिटी हासिल की। भारत को, दुनिया को ये भी बताया कि अगर इस मसले का हल इस तरीके से, इस सूरत हाल में नहीं हासिल किया गया, तो पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत से, फुल स्पेक्ट्रम से उसको इस्तेमाल करेगा। Today, the top line or the front line fighter jets of the PAF, the J-10 and the JF-17, they both are of Chinese origin. Next, the BVR missiles, Beyond Visual Range missile. We've already heard about of PL-15 missile, which has come from China. Then satellites. The Beidou system of China, which has 44 satellites in its constellation, is today the #1 satellite constellation in the world. And Pakistan military has access to its military resolutions, which means as far as Pakistan military is concerned, during Operation Sindoor, it had a complete visibility round the clock of the battle space. And it was also available to them for their missile targeting. Now, the next capability which they showcased was airborne early warning and control fighters. Now, again, these fighters, they are there for tracking a target, identification of the target. This is a capability, big capability, and they have 9 of them, the Pakistan Air Force. Next is electronic warfare, absolutely critical. And Pakistan Air Force, we saw in Operation in 2019 Balakot air attacks that they have good electronic warfare. And the next is the data linking. Pakistan Air Force data linking basically means you link up all these capabilities so that all these capabilities which are there, the satellites, the airborne assets, the ground assets, everybody can communicate with one another. Everybody knows what is going on in the battle space at any given time. Everybody knows who's doing what. That is data linking. And
Pakistan has Link 17 data linking. It has had for many years now. Now it has upgraded. So these 6 capabilities that I spoke about, the most important in my assessment are data linking, and the second is electronic warfare. इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की और भारत को साइबर सिक्योरिटी के मामलात में भी और इससे इन तमाम मामलात के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त एक चैलेंज का सामना करना पड़ा पाकिस्तान में। भारत में आपको मालूम है इस दौरान बिजली बंद हो गई, बड़े बड़े शहरों में ग्रिड ऑफ हो गए, दिल्ली समेत 70% बिजली बंद हो गई और ये सब जो है ये साइबर सिक्योरिटी के रेल में है जहां पाकिस्तान ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी फौज ने भरपूर साइबर हमले भी किए जिनके नतीजे में उन भारतीय अहम मवासलाती और इंफ्रास्ट्रक्चर निज़ाम को मफलूज किया गया जो कि भारतीय फौज के इस्तेमाल कर रही थी। ये याद रहे कि पाकिस्तानी फौज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। आप ये देखें कि ये जो पूरी सूरत हाल हुई है उसके नतीजे में आप पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप को सुन रहे हैं, आप पूरी सुन रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने इस दौरान भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आवाज़ सुनी, कोई बात सुनी, कोई उनका कमेंट सुना, कोई उन्होंने अपनी कौम की हिम्मत बढ़ाई, कोई अपनी कौम से बात की, इस पूरे जंग पे कोई गुफ्तगू की? बिल्कुल नहीं की। इसलिए नहीं की कि ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो गई है उनके लिए। वो ये समझ रहे थे और भारत ये समझ रहा था क्योंकि उसकी फौजी कुव्वत यकीनी तौर पे पाकिस्तान की फौजी कुव्वत से 10 गुना ज़्यादा है। उसका बजट तकरीबन $70 बिलियन है। $70 बिलियन डिफेंस बजट, पाकिस्तान का $6-7 बिलियन का भी डिफेंस बजट नहीं है। 10 टाइम्स बड़ी कुव्वत। कैसे भारत जो है वो इतनी बड़ी फौजी कुव्वत अपनी सामने अपने से 10 टाइम छोटी कुव्वत को ज़ेर नहीं कर सकी? क्यों उससे ज़ेर हो गई? क्यों उससे एक तकलीफ दे और एक बहुत ही मुश्किल और एक डिफीटिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ा? यकीनन ये वो चीज़ है जिसका बहुत अरसे तक जिक्र होता रहेगा क्योंकि इंटरनेशनली ये बात कंफर्म हो गई है कि भारत की एयरफोर्स को इस मामले में बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आपको पता है कि ये जंग एयर स्पेस में ही लड़ी गई है, ये जंग ज़मीन पे तो लड़ी नहीं गई, एयर स्पेस में लड़ी गई और जहाँ पे भारत को बहुत ज़्यादा इस वक्त इसमें परेशानी का सामना करना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जब से ये मामला शुरू हुआ, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हो कि भारत का फैसला कि वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा, फिर पाकिस्तान का भारत के इस इल्ज़ाम के जवाब में कि पहलगाम का हमला दरअसल पाकिस्तान में उसके ताने बाने मिलते हैं, पाकिस्तान की दुनिया को ये पेशकश कि आप आए और कोई भी न्यूट्रल, कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए, कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब हो जाए, पाकिस्तान उसके सामने खड़े होने को तैयार है। और इस चीज को पूरी दुनिया ने बहुत सराहा। इस मामले में भारत को एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इस पोजीशन को यूरोपीय यूनियन ने भी माना, पाकिस्तान की इस पोजीशन को बल्कि स्विट्जरलैंड जैसे इंडिपेंडेंट मुल्क ने भी माना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही पाकिस्तान कहता है, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इंक्वायरी हो जानी चाहिए। इस तरीके से पाकिस्तान को इस माहौल में भी, इस चीज में भी जो डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल हुई उसका भी कोई जवाब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात यह है कि खुद विद इन इंडिया ये राफेल्स का गिरना, एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ना और एक बहुत ही डिफीटिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा, इसकी रिकग्निशन खुद इंडिया के अंदर भी हो रही है, इंटरनेशनली तो हो ही रही है। और इसके साथ ही अब इंडियन एयरफोर्स भी जो है वो साफ कह रही है कि उसे लॉसेस का सामना करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स के मार्शल खुद इंडिया को बता रहे हैं कि लॉसेस का सामना करना पड़ता है, मगर वो ये नहीं बता रहे कि कितने बड़े बड़े लॉसेस हो गए हैं और इस चीज़ का वो जिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लॉसेस हो गए, लेकिन खुद इंडिया के लेवल पर इस बात को तस्लीम किया जा रहा है। Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment
on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. एक और चीज जो इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है और उसका पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज जिक्र कर रहा है, वो है कि इंडिया ये कहने को तैयार नहीं है कि ये जो सीज फायर हुआ, इंडिया हर चीज को जो माना वो यूएस की वजह से हुआ, वो यूएस के प्रेशर की वजह से हुआ, यूएस के इंटरेस्ट की वजह से हुआ। और यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक बार फिर सामने आ रही है। और इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन एनालिस्ट, इंडिया के एंकर, इंडिया का मीडिया, जिसको देख के दुनिया ने कान पकड़ लिए, इस किस्म का मीडिया भी अब इस बात पे झल्ला रहा है, गुस्से में है कि क्यों सीज फायर माना गया, क्यों ट्रंप को माना गया। It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. He has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. And I think this is beyond him. I strongly object to the fact that the US president is saying that he has sorted out the conversation between two countries. This is typical Trump overreach at a time when he does not have a mandate to do so. और अब ये आपके इल्म में भी है, CNN सब कह रहे हैं कि खुद इंडिया की भी ख्वाहिश थी कि किसी सूरत से सीज फायर हो जाए और अमेरिका इस सिलसिले में इंटरवेंशन करे। When India attacked 3 air bases, one of them here in the capital, just on the outskirts of the capital, according to the source, Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets, they say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage. This from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others. India launched unprecedentedly deep attacks inside Pakistan, airstrikes on Pakistani military bases that led to a furious Pakistani response. They struck dozens of targets, not just in the disputed territory of Kashmir, but elsewhere in India. The fact that this was taking place between these two nuclear-armed neighbors, I think, shook the international community and shook the United States in particular into action. इस दौरान ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सामने आई है कि यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले में थ्रू आउट पाकिस्तान और इंडिया को बराबर तस्लीम किया है। हर मौके पे वो बाकायदा उन्होंने खुद मीडिया के सामने आके ये बात की कि दोनों हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों पे हमारा बड़ा एतमाद है, दोनों को एक साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक साथ रखा, कोई प्रेफरेंस इसमें इंडिया को नहीं दी, कोई कंडमनेशन पाकिस्तान की नहीं की, और बिल्कुल हम पल्ला रख के उन्होंने पहले दिन से लेके आखिर तक जो है आप उनके बयानात देखे, उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान को इक्वल समझा, equal संभाला। I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. I will be there. तो इस लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, मिलिट्री लेवल पर भी, और फिर जो पाकिस्तान के लिए मैंने आपको बताया, पाकिस्तान पूरा मुत्तहिद हो गया। अफसोस की बात यह कि इससे पहले इस किस्म की यूनिटी नहीं थी जो मिसाली यूनिटी आज हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पीटीआई जुड़ गई तमाम पॉलिटिशियंस के साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान, चारों सूबों के लोग, 5 सूबों के लोग हमारे मिल गए एक दूसरे के साथ, ये तो कभी इससे पहले ऐसी सूरत हाल इस सिचुएशन से नहीं थी। तो ये तो टोटल गिफ्ट है। अच्छा, फिर इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब उस वक्त हुआ जब IMF का इजलास हो रहा था। आपको मालूम है ना, सारी दुनिया ने देखा, बार बार इंडिया ने कहा सर तोड़ लगाएंगे IMF की जो ट्रांश रिलीज होनी है ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका था। और भरपूर इंडिया की कोशिश के बावजूद इस जंग की जैसी कामयाबी की इत्तला आई, इसी दौरान IMF का बोर्ड का इजलास हुआ और पाकिस्तान को IMF की लोन मिल गया, वो ट्रांश मिल गई, जिसके लिए इंडिया ने सरतोड़ कोशिश की थी कि वो ना मिले। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की और इंडिया की नाकामी इस सूरत हाल पे, क्योंकि उसने पब्लिकली कहा था कि हम IMF को ये मजबूर करेंगे कि वो ये ट्रांश नहीं दे पाकिस्तान को। तो ये भी पाकिस्तान को मिल गई, और इस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल भी बड़ी ही जबरदस्त हो गई। कौम मुत्तहिद हो गई, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की एक वाह हो गई। फिर
کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں جاگ کے سامنے آ گیا, ملٹری کامیابی ہو گئی, یو ایس پاکستان کو بالکل ایکول بھارت کے حوالے سے ٹریٹ کر رہا ہے, اور پھر چائنا نے تو پوری دنیا کو ہلا دیا. چائنا اور پاکستان کا تعلق وہ ایک بہار کی طرح سے سامنے آیا اس جنگ میں, جب J-10 ایئر کرافٹ اور PL-15 میزائلز کے کمبینیشن نے انڈیا کی ایئر فورس کے چھکے چھڑا دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ پورا دنیا دیکھ لیں, خود انڈیا کے اینالسٹ کو سن لیں, خود انڈیا کے اندر سے آوازوں کو سن لیں, اور پوری دنیا کے ماہر تو اس بات کو کہہ ہی رہے ہیں, پوری دنیا کا میڈیا تو اس بات کو کہہ ہی رہا ہے کہ رافیل کس طریقے سے پتوں کی طرح سے نیچے گرے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست کامیابی ہو گئی. اکانومی کے لحاظ سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ IMF کے ساتھ پاکستان کا یہ جو ایک ٹرانش ریلیز ہو رہی تھی وہ بھی بہت ہی زبردست طریقے سے ہو گئی, اور یہ سب اس وقت ہوا ہے جب پاکستان کی اکانومی کے تمام جو فنڈامنٹلز ہے وہ سب امپروو ہو رہے ہیں, بہت ہی شاندار طریقے سے امپروو ہو رہے ہیں. اس لیے کم از کم 10 سال کے تو بیسٹ نمبرز ہیں اس وقت ہے, اور یہ بیسٹ سچویشن ہے. ہماری جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے, وہ 28% سے کم ہو کے اب صرف 4.5% رہ گئی, 4.8% پہ کھڑی ہے. کمال سچویشن ہے. انٹرسٹ ریٹ جو ابھی 22% تھے اب کم ہو کے آدھے ہو کے رہ گئے, 11% ہے, وہ بھی کمال کی سچویشن ہے. ہمارے ریزرو جو ہے وہ 3 گنا ہو چکے ہیں جو ہسٹورک لو تھے, یہ بھی کمال کی سچویشن ہے. ہماری بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم از کم 20% کم ہوئی ہیں صرف اسی سال کے دوران, 20% کم ہوئی ہیں, اور لوگوں کے لیے یہ ایک بہتر صورتحال پیدا ہوئی ہے. آئل جو اس وقت انٹرنیشنل آئل مارکیٹ ہے اس میں زبردست کمی آ رہی ہے, اور وہ $90 فی بیرل سے لے کے اب $64 پر بیرل, ابھی تھوڑے عرصے پہلے تک 58-59 ڈالر پر بیرل تک بھی تھا, جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سیونگ ہے اس کے اندر, کیونکہ امپورٹ بل جو ہے ہمارا, جو امپورٹ جو آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ تقریباً $5 بلین اس سال کمائے گا. یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے پاکستان کے لیے. اسٹاک ایکسچینج جو پچھلے ایک سال کے مقابلے میں 60% بڑھ چکا ہے. یہ سب اس سال ہوا ہے الحمدللہ, اور آگے جو ہونے والا ہے اس خوشی کے نتیجے میں, اس جوبلیشن اور اس سیلیبریشن اور اس سیٹسفیکشن کے نتیجے میں جو پچھلے 15 دن میں ہم نے حاصل کیے, یہ تو اٹ ول ٹیک اے لانگ وے. ہم انشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے آگے جائیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس انبلیویبل تقریباً 10,000 پوائنٹ کھلا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے. اب اس موضوع پہ ایک اور انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. پاکستان کو اس نئی پریسٹیج کے حاصل ہونے کے بعد, اس عالمی ریکگنیشن حاصل ہونے کے بعد کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ اب اپنی معیشت کو, اپنے عالمی مقام کو, اپنے سافٹ پاور اور اپنے ہارڈ پاور امیج کو مضبوط کرے. اس کے لیے بات کریں گے ہم. ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر سلمان احمد, جو گلوبل اینڈ میکرو اسٹریٹجک ایلوکیشنز کے ماشاءاللہ لیڈ کرتے ہیں دنیا کے ایک ٹاپ انویسٹمنٹ بینک کو, اور ہمارے ساتھ لندن سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان احمد. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا, ایز آئی اسپیک ٹو یو, پچھلا ویک بہت ہی ٹملچوس رہا ہے, جس میں کہ کل کا دن بھی شامل ہے جب سنڈے کے دن جنیوا میں یو ایس اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ ٹیرف وار جو ہے وہ کافی سبسائڈ کر گئی ہے, ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. دوسری جانب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک نیوکلیئر کانفرنٹیشن بالکل برنک سے واپس آیا. ایسا لگتا تھا کہ کسی وقت بھی نیوکلیئر کے خدا نخواستہ کوئی بڑا کوئی کلیش ہو جائے گا, لیکن ایک وار رہی, 4 دن تک ایک بڑی جنگ رہی, اس کی سیز فائر ہوئی ہے, اور وہ سیز فائر بھی جو ہوئی ہے وہ گلوبل سپرویژن میں ہوئی ہے, یو ایس سپرویژن میں ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی اس کو جو ہے وہ لیڈ کیا ہے. یہ پورا ماحول جو ہے وہ ریجن کے لیے, خاص طور پہ جس ریجن میں پاکستان ہے, اس کے لیے اس کی کیا امپورٹنس بتائیے, اور خاص طور پہ آنے والے مہینوں میں اور 1-2 سال کے دوران. شکریہ کامران صاحب, السلام علیکم. فرسٹلی مبارکباد ٹو the people of Pakistan and the people of South Asia. We have realized over the last few days that peace cannot be taken for granted. So massive gratitude for that کہ ceasefire and peace came through. So as you were saying کہ میسو گلوبل ڈیولپمنٹس ہیں جو یو ایس چائنا کی ٹریڈ وار میں ایک بہت بڑا پاز آیا ہے. افیکٹو ریٹس ہیو بین ریڈیوسڈ میسولی. It means that the two major economic powers of the world are talking once again. And then linking up with what happened over the last few days, I think I would start by saying using the quote of Muhammad Ali Jinnah Quaid-e-Azam, that no power on earth can undo Pakistan. He said that on 3rd of March 1947,
اور اس کے دو پلرز ہیں اگر if you want to think about the permanence of Pakistan, and one is of course the security deterrence and security strength, which I think is the most important development over the last few days. کہ visibly deterrence at multiple levels show ہوئی ہے unequivocally, and the international media, as I focus on it, is all thinking about the parameters and the realities of that. And the second pillar is of economic structural and permanent economic strength, which is basically going to be critical going forward. And as you said, it's a massive opportunity, but we have to start thinking about it from a structural perspective, given the global environment where things are getting realigned both on an economic and a security perspective. تو پرٹیکولرلی اس ساؤتھ ایشیا میں جو پیراڈائم بدلا ہے ان دا لاسٹ 1 month, which includes Kashmir, which was a almost forgotten issue, جس میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بس اب ہو گیا ہے, 370 ایبروگیٹ ہو گیا ہے, تمام چیزیں ہو گئی ہیں, اب اس میں اب کشمیر کی کوئی بات نہیں ہے. وہی ایک بار پھر پوری قوت سے گلوبل فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. سیکرٹری اسٹیٹ روبیو نے کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان اب اس پہ بات کریں گے, ایک تھرڈ کنٹری کے اندر بات ہوگی. ظاہر ہے کہ انڈیا کی اپنی ایک کمپلشنز ہیں پولیٹیکل کہ وہ اس کو پبلکلی اکنالج نہیں کر سکتے. وہ سیز فائر بھی انہوں نے نہیں کیا پبلکلی اکنالج, بٹ دا فیکٹ از کہ یو ایس نے اس کو پورا بروکر کیا. اب کشمیر کو لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہی وانٹس ٹو ڈو اٹ, اور وہ ایک یہ پورا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے. ایک یہ بات تھی کہ پاکستان 10 times ظاہر ویکر ملٹری پاور ہے انڈیا کے مقابلے میں, تو کبھی بھی کوئی کانفرنٹیشن ہوئی تو وہ بھی ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتی ہے ریجن کے لیے, تو وہ بھی ایک سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اور پھر اسی دوران ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, بہرحال اٹ واز پیکیج کا حصہ ہی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان, آئی ایم ایف کا کانفیڈنس پاکستان پہ بہت امپروو ہو رہا ہے, جو کامنٹری آ رہی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اور پھر پاکستان کے اپنے جو فنڈامنٹلز ہیں میکرو اکنامک, وہ بھی بہت ہی زبردست طریقے سے بہتر ہو رہے ہیں. تو ایک یونیک پوزیشن نظر آ رہی ہے پاکستان کی ڈاکٹر صاحب, ہمیں اپنے لحاظ سے ایک نئی گلوبل پریسٹیج, ایک نئی ریکگنیشن, بینگ اے ریسپانسبل نیوکلیئر پاور اینڈ اے ویری روبسٹ کنونشنل ملٹری پاور, اینڈ economically also improving, and country also uniting. United Pakistan is also a great development of the last 1 month. Definitely, Kamran sir, multiple dimensions آپ نے highlight کیے ہیں یہاں پر, which are all interlinked. میں 2 observations دوں گا from a global perspective. Firstly, the kind of world we have been in for the last few months since the Trump, the US elections in November, is no issue and no topic is a taboo topic. So we have seen that in the economic dimensions. We have also seen that in the various security dimensions. Obviously, Russia, the 2 hot wars have been running as well, leading into this very intense confrontation between India and Pakistan. So no topic and no issue is a taboo issue. And I think Kashmir ka jo topic table pe potentially aaya hai, I think we have to think about it in that context as well. This is not one-off. This is basically a world where you are basically smashing the norms of the last 2-3 decades and traditions, and there is opportunity to talk about the real issues which have been hampering, especially within our context of South Asia, the 2 countries. So it's a positive development in that way. But I think the linkage of that is aapne bada zabardast highlight kiya کہ بھی economic development, Pakistan obviously went through a very big economic crisis in 22-23, which meant that we have been taking the right steps, the painful steps, which have helped us deliver this recovery, and IMF has been acknowledging that. But if I were to make a long-term trajectory here, I think we cannot go back to the IMF again. I know this is now starting to become a more domestic area of focus as well. The dirty habit of Pakistan going to the IMF is a big problem in the international circles as well. If you look at the spring meetings, وہاں پر بھی یہ سیریل بولر کی بات کر رہے تھے IMF. I think and the good thing is کہ اب ہم نے structural reforms کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کیا ہے, اور unity of the public is critical here, because agar let's say up talk about the critical variable of tax to GDP ratio, which has been a very big focus area for us.
has been around 10.8%. Now India does 18.7%. So I think these numbers need to be, thought through very carefully. So we have to now create that consensus domestically as well. कि economic strength के लिए tax to GDP ratio जाना और fair tax base, deregulation has to be a consensus-driven, move and a structural move, so that we can power through the next 10 to 15 years as a responsible military power, but as a responsible global economic power, in the region and globally. अगेन डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, जस्ट फ्यू वीक्स अगो ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी. जिस किस्म का यूनाइटेड पाकिस्तान हमने अभी पिछले 7-8 दिन में देखा है, 7-8 वीक में, 4-6 वीक में देखा है, ये तो पहले अनफॉर्चुनेटली नहीं था. फिर जो खुद मिलिट्री का जो इमेज है उसके हवाले से जो अब लोगों में जिस किस्म की एक्साइटमेंट है, एक्सूबरेंस है, कमिटमेंट है, लव है, अफेक्शन है, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सामने आया है. दूसरी चीज ये कि ये जो डाउट थे कि कैन वी और क्या हो सकता है जब हम 10 टाइम्स बड़ी मिलिट्री पावर से कॉन्फ्रंटेशन होगी तो हम किस जगह पे खड़े होंगे, वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया. फिर जो अगेन जो डिप्लोमेटिक लेवल पे चाइना और यूएस, बिटर राइवल्स, बट दोनों पाकिस्तान के साथ बहुत ही कंफर्टेबल थे, दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे. और ऑब्वियसली चाइना की सपोर्ट तो कि सारी दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है और पाकिस्तान तो ऑलवेज उसको रिकग्नाइज करता है. लेकिन ट्रम्प के भी जो स्टेटमेंट्स रहे हैं थ्रू आउट, वो बहुत ही पाकिस्तान के साथ बड़े प्रो पाकिस्तान रहे हैं. और फिर कश्मीर को ओन कर लेना, तो ये सारी चीजें डॉक्टर साहब जो हुई है, ये पिछले विद इन 4 वीक्स हुई हैं. बिल्कुल कामरान साहब, वो कहते हैं ना जी कि sometimes nothing happens for decades and decades happens in days and hours. Certainly हमारे साथ और हमारे रीजन के साथ भी ये completely जिस तरह आपने articulate किया, ये major developments हुई हैं. और I'll be go back to the basics here, which is that people the world respects strength. और हमने दोबारा देख लिया है, if you show strength then people respect you. And this is something which I think has been the major structural positive outcome, कि peace through strength. And also domestically, what unites Pakistan and Pakistan Army, and as you said, हम सबको पता है historically recently क्या होता जा रहा है. What unites us? What unites us is peace, that we are a peace loving nation. और वो जो बेस लाइन जो हमारी वैल्यूज हैं वो ये है कि हम अमन परस्त लोग हैं, and that brings the people together and that brings our armed forces together, and I think that powers that strength. And now we have to think about, and I'm sure we will, I think this is a wake up call at many levels, कि भाई कि इस unity को how do we deliver it into prosperity for the people of Pakistan, and use that military strength and deterrence for tackling some of our major deep-rooted challenges, which need consensus amongst political parties, amongst the people of Pakistan, and I think that is certainly something which gives me a lot of hope. डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, एक तो बड़ा रोबस्ट प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऑब्वियसली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनफ्लोज चाहिए. आप डील करते हैं, you are leading global and macro strategic allocations at one of the largest global bank. तो अब post this situation, पाकिस्तान कैसे लेवरेज कर सकता है अपनी सिचुएशन को टू अट्रैक्ट these inflows? उसके लिए क्या करना चाहिए? So, Kamal sir, firstly, तो ये है कि I think the message कि we can maintain peace in this region is a very important fundamental message. I think that should certainly help, but that's a foundational message. उसके ऊपर जो build up है जो आपने बताया FDI का, privatization का, उसमें I think economics और security in this world, rightly or wrongly, are getting connected, which is कि security of supply chains are an important dimension. इसमें हमारे रीजन में भी ये सप्लाई चेन्स जो हैं वो दे हैव टू बी लिंक्ड अप विद द सिक्योरिटी कवर. President Trump is coming to the GCC. You can visibly see that economics or security are running in an interconnected manner.
اور اس میں جو اگر کوئی بھی ڈیل ہوئی یا ڈسکشن ہوئی انویسٹمنٹس کی وہ سیکورٹی کے ساتھ انٹرلنک ہوگی. سو آئی تھنک دیٹ از دا تھیم وچ وی کین آلسو learn from and implement, which is that کہ ہم ایک سیکیور سپلائی چینز میں اپنے ریجن کی and اپنے even globally depending on which countries we are talking about میں کیسے انٹرلنک کریں اور ہمارا بزنس انوائرمنٹ بہتر ہو اس کے لیے اور اس میں ڈائریکشن آف ٹریول تو ہے. But I think that interconnectivity between economics and security is not just a South Asian, I think, theme. It is a global theme, and I think this is something which we should use. And I think which will be beneficial for attracting that extra capital and the much needed capital back into Pakistan. تو ڈاکٹر صاحب اب جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں آ رہے ہیں ریجن میں آ رہے ہیں تو یہ وہ ریجن ہے جو کہ بالکل پاکستان کے ساتھ بہت کلوز ہے اور اس سچویشن میں حالیہ دنوں میں آبویسلی یو ایس نے تو سب کچھ ہی سینٹرل رول نیوکلس ہی تھا وہ تمام چیزوں کو سیز فائر ارینج وغیرہ کریں لیکن سعودی عربیہ واز پلئنگ اے ویری ڈائریکٹ رول بہت ہی ایکٹیو رول. UAE has always been playing a very important role. Both of these countries are very very close to Pakistan and obviously they are pretty close to India as well. تو اب ٹرمپ نے یہ سب کچھ کیا ہے ان دونوں ملکوں نے یہ کیا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس وزٹ کے دوران یہ جو ابھی ریسنٹ سچویشن ہوئی ہے انڈیا پاکستان اور ٹرمپ کا کمٹمنٹ کے بات ہونی چاہیے اور نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہونا چاہیے کشمیر کا اور یہ ساری چیزیں اور پھر ان دونوں کنٹریز کا بھی بڑا ایک ایکٹیو رول تو یہ کہیں نہ کہیں موجود رہے گا یہ ایشو اور بڑا ایک امپورٹنٹ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس وزٹ کی. ہاں جی بالکل. آئی تھنک سم ٹائمز اسٹارز الائن so I think this has been one of those clear examples of that. So یہ سارے issues interconnect ہیں. Obviously President Trump is coming to the GCC. There has been a lot of pre-telegraphing of factors and points which will be discussed. اور اس میں region کی stability is going to be I'm sure important one and now we also know that the South Asian stability also affects what happens in the Middle East, given the security parameters, the strength of the militaries, and the technology. Let's not forget, technology is which Pakistan and India have at their disposal means that this is it can become a much larger and bigger issue in the worst case scenarios. So that should focus minds. And I feel that جو lean تھا different regions کا which was moving away from Pakistan because of a variety of reasons, جس میں domestic instability, economic instability over the last few years, I'm not talking about the last 1 year, has been contributing to that. I think that will get corrected a bit, and because of geography and because of course this parity which we have established on the security and escalatory ladder side. I think that's something we need to also think about. کہ بھائی کہ جو بیلنس ریلیشنشپ واپس آئے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان vis-a-vis the GCC as well, which had been going in one direction from a delta or change perspective. And as you rightly pointed out, President Trump and GCC are also talking about this investment back into the US, make in the US, and then the linkage, as I highlighted earlier, of broader security are important. So this is not a disjointed conversation. Thank you so much, sir. Thank you very much, Dr. Salman Ahmed ہمارے ساتھ ہے گلوبل اینڈ میکرو اسٹریٹجک ایلوکیشن کے ہیڈ ود اے renowned top global investment bank. Thank you so much, sir.